गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 जो कि ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। तो जो इसका न्यू जो नेम है वो है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। दैट मीन्स कि हम आज जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर मीन्स कि जो नए जो आपके जो सेंटर्स हैं, हमने पढ़ा कि कोल्ड वॉर में जो वर्ल्ड था वो बायपोलर था, जिसका मतलब ये है कि बायपोलर था तो हमारा वर्ल्ड जो है वो दो सुपर पावर में था। उसके बाद एक सुपर पावर डिसइंटीग्रेट हो गया तो हमारा वर्ल्ड क्या हो गया, वो हो गया यूनिपोलर वर्ल्ड। तो उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड में हमने पढ़ा कि यूएस की जो थी वो हेजमनी थी, वो डोमिनेंस कर रहा था वर्ल्ड को। अब हमने पढ़ना है कि यूएस के बाद और कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे नेशंस जो कि पावर एक ऑल्टरनेटिव पावर की तरह इमर्ज हो रहे थे वर्ल्ड में, और जो कि यूएस की पावर को जो है वो टक्कर देने की उनमें इतनी कैपेबिलिटी थी। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से जो एक इंटरनेशनल जो यूरोप के लीडर्स थे उनके अंदर क्वेश्चन ये था कि क्या अब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं पूरी तरह से इकोनॉमिकली वीक हो गई हैं, क्या हम फिर से उस पोजीशन में आ सकेंगे कि नहीं। ये उनके मन में एक क्वेश्चंस थे। तो यूरोपियन का जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से इकोनॉमिक जो थी वो पूरी तरह से जो थी वो वीक हो गई थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनके पास कोई भी वो इतने पावरफुल नहीं थे जो कंट्रीज थे। तो सबसे पहले हमारा इस टॉपिक में आता है मार्शल प्लान। अब मार्शल प्लान था क्या? जो यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 was aided by the Cold War. America extended massive financial help for reviving European economic under what was called Marshall Plan. मतलब कि मार्शल प्लान था क्या? जो अमेरिका कंट्री थी, वो जो जितने भी यूरोप की पुरानी जो कंट्री थी जिनको जो इकोनॉमिकली वीक हो चुकी थी, उन्होंने इकोनॉमिक एड उनको जो है वो पैसे दिए, उसे हम कहते हैं मार्शल प्लान। उसके बाद मार्शल प्लान के अंदर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन was established in 1948 to channel aid to the West European states। ये OEEC जो 1948 पे बनी थी, ये बनी थी जो इकोनॉमिक जो वीक हो चुकी हैं हमारे यूरोपियन स्टेट्स, वेस्ट यूरोपियन स्टेट, उनको एड प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद ये एक फर्म बन गई, स्टेट जो थी ये एक इकोनॉमिक फर्म बन गई। ये जो उन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी, ये जो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी OEEC। उसके बाद जब द काउंसिल यूरोप इस्टेब्लिश, अब काउंसिल ऑफ यूरोप, अब ये काउंसिल धीरे धीरे ये जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट थी, जो इकोनॉमिक एड थी, वो धीरे धीरे जो है वो आगे इकोनॉमिक जो यूरोपियन यूनियन को आगे बढ़ाती गई। उसके बाद क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे जो यूरोपियन यूनियन है वो एक पॉलिटिकल, पहले वो एक इकोनॉमिक के बेस के ऊपर बना था, इकोनॉमिक जो कम्युनिटी बना था, उसके बाद वो कैसे एक पॉलिटिकल कॉरपोरेशन भी उस पर आ गया। अब कहते हैं कि द प्रोसेस एक्वायर पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। पॉलिटिकल कैसे हुआ? जब इसका जो है यूरोपियन यूनियन का एक पार्लियामेंट भी बना। अब वो कैसे बना? यूरोपियन जब कोलैप्स हुआ, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तो फास्ट ट्रैक, ये जो यूरोपियन यूनियन का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन था वो फास्ट ट्रैक पे आ गया। क्यों? क्योंकि पहले ये एक सिर्फ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन था। अब ये पार्लियामेंट कैसे बना? जैसे ही यूरोपियन यूनियन टूट गया, सॉरी, जैसे ही जो आपका जो सोवियत यूनियन वो टूट गया, उसके टूटने से क्या हुआ, पूरी तरह से जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ थी वो पूरी तरह से अलग होगी। अब वो छोटी कंट्रीज जो थी वो गरीब थी। तब उन्होंने क्या, ये जो यूरोपियन यूनियन का एक जो ट्रैक था वो फास्ट कैसे हुआ? अंडर द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। ये फॉर्मेशन हुआ यूरोपियन यूनियन का 1992 में। अब मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या थी? ये ट्रीटी थी जो कि साइन की गई थी कंट्रीज़ के द्वारा, यूरोप की कंट्रीज़ के द्वारा यूरोपियन यूनियन को बनाने में। ये जो फाउंडेशन थी, अब धीरे धीरे ये फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉरपोरेशन ऑन जस्टिस, होम अफेयर्स एंड क्रिएशन ऑफ ए सिंगल करेंसी, धीरे धीरे ये फाउंडेशन जो थी ये अपनी फॉरेन जो इनकी पॉलिसी थी फाउंडेशन की, मीन्स पूरी यूरोपियन यूनियन की। अब यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, राइट नाउ प्रेजेंटली 27 कंट्रीज़ हैं,
ठीक है। तो इन्होंने अपनी कॉमन करेंसी, होम अफेयर्स, इनकी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी, इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इन सब कंट्रीज़ की जो है वो सेम वो होगी। तो अब धीरे धीरे ये जो थे ये इन चीज़ों में काम करने लगे। अब ये फाउंडेशन यूरोपियन यूनियन इज़ द ग्रुप ऑफ द 27 कंट्रीज़ जो कि यूरोप की हैं। यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व ओवर अ टाइम यूनियन एंड इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। अब वो क्या बन गया, अब वो पॉलिटिकल, पहले वो एक इकोनॉमिक फर्म था, एक इकोनॉमिक यूनियन था, अब धीरे धीरे वो पॉलिटिकल वन बन गया। मीन्स वो अब वो नेशन स्टेट की तरफ जो है वो उसका जो मूवमेंट शुरू हो गई। अब नेशन स्टेट क्या होती है, एक स्टेट जिसका अपना फ्लैग हो, जिसके अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक फाउंडेशन डेट हो, कॉमन करेंसी हो, तो वही हुआ। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए। लेकिन उसके बाद लेकिन इसका अपना फ्लैग है, अपना एंथम है, फाउंडिंग डेट है 1992 और इसकी करेंसी भी है जो कि यूरो है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपका जो फ्लैग है वो 12 स्टार्स हैं। इस फ्लैग स्टैंड क्या करता है, सॉलिडेटरी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप, हैज़ अ 12 स्टार्स। अ नंबर 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। तो ये जो फ्लैग है ये क्या है, ये इसका सिंबल क्या है, 12 स्टार्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पेपर में भी आ सकता है। उसके बाद अब ये कॉमन फॉरेन, इनका फॉरेन पॉलिसी हो गया, सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया, जो कि एक नेशन को डील करता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा यूरोपियन यूनियन था अब वो धीरे धीरे पॉलिटिकल वन की तरफ, पॉलिटिकल की तरफ, नेशन स्टेट की तरफ जो है वो मूव कर रहा था। अब आ जाता है ये यूरोपियन का फ्लैग। ये अपडेटेड अपडेटेड जो है वो जो मैप नहीं है, लेकिन राइट नाउ हमारे 27 स्टेट्स हैं। आप इसको देख सकते हैं, नेट में सर्व कर लेना। देन आ गया हमारे पास मेम देन यूरोपियन जो यूनियन था, ईयू जो था, वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली कैसे और मिलिट्रली वो कैसे जो था वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा था। जब एक नेशन जो है, जब एक नेशन या एक यूनियन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन, जब वो एज ए पावरफुल जब वो सामने आता, दैट मीन्स वो इन सारे स्फेयर्स में वर्ल्ड को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है। तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो एक इमर्जिंग पावरफुल नेशन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। ईयू जो है अब वो इकोनॉमिकली कैसे कर रहा था, ईयू की इन 2005 में उसकी जो इकनॉमी थी वो बिगेस्ट उसकी जीडीपी थी इन 2005, जो कि बहुत थोड़ी सी ज़्यादा थी यूएसए से। उसकी करेंसी जो यूरो थी वो बहुत ही थ्रेट थी किसको, यूएस डॉलर को। वो वर्ल्ड शेयर जो है, जो वर्ल्ड ट्रेड है उसमें भी बहुत सारा उसका शेयर था। उसके साथ साथ इकोनॉमिक पावर गिव इन्फ्लुएंस ओवर क्लोजेस्ट नेबर्स, जो नेबर्स थे एशिया और अफ्रीका में, जो इकोनॉमिकली वो इन्फ्लुएंस कर रहा था बाकी नेशंस को भी। अब इट ऑल्सो फंक्शन एज ए इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल। अब वो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस थे, वर्ल्ड ट्रेड, उसमें भी उसका बहुत बड़ा जो था वो इसका फंक्शन था, इम्पोर्टेंट रोल था, पार्ट था। ईयू हैज़ अ पॉलिटिकली वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा था। अब ईयू के जो मेंबर थे, अब राइट नाउ ब्रिटेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ईयू। पहले जो था ब्रिटेन उसका पार्ट था। तो 2017 में ब्रिटेन ने अनाउंस किया कि हम जो ईयू वो छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, ब्रिटेन ने इसलिए बोला क्योंकि ब्रिटेन ने जब ज्वाइन किया था ईयू एज अ इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, वो तब एक इकोनॉमिक था, लेकिन धीरे धीरे वो एक नेशन बन गया, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। मींस कि अब उसका कॉमन नेशन है, कॉमन उसका फ्लैग है, तो कॉमन करेंसी है। वो यूरोपियन ब्रिटेन को थोड़ा गलत लग रहा था कि हम किसी के अंडर काम नहीं, बिकॉज ब्रिटेन इज़ वन ऑफ द पावरफुल नेशन, वो एक पावरफुल नेशन खुद, इसीलिए। लेकिन हम जब पहले की बात कर रहे हैं, जब ईयू स्टार्ट हुआ, जो इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों जो थे वो होल्ड परमानेंट सीट्स ऑन द यूनाइटेड नेशन। दोनों की परमानेंट सीट्स थी। फ्रांस स्टिल जो है वो पार्ट है ईयू का, और स्टिल वो परमानेंट उसकी सीट है यूएन में। उसके बाद उसके बहुत से नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, वो भी उसके मेंबर्स थे, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे थे बाकी नेशंस को। उसके बाद यूएस पॉलिसी जो थी, सच एज करंट यूएस जो जो पॉलिसीज़ थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे, ईयू उनको भी इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो था वो पॉलिटिकली भी जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा था। देन आ गया आपका मिलिट्री। मिलिट्री में हम कह सकते हैं कि ईयू की जो है यूएस कंबाइंड आर्म फोर्स सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो
जो उसकी आर्म फोर्स है वो सेकंड लार्जेस्ट है। तो यूएस की अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो प्रेजेंटली उसकी सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर द यूएस। मीन्स कि वो टक्कर दे रहा है कहीं ना कहीं हमारी सुपर पावर को, वो वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव पावर बन सकता है। मिलिट्री पावर करें बात करें तो उसके बहुत से जो स्टेट्स हैं, जैसे फ्रांस है, वो उसका जो न्यूक्लियर अरिनाल्स हैं, वो बहुत से जो न्यूक्लियर जो उसके वॉर हेड्स हैं वो बहुत सी कंट्रीज़ में हैं, वो उन्होंने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। उसके बाद ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, यूरोपियन यूनियन। और एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहें तो यूएस इज़ एबल टू इंटरवेन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज। तो सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक बहुत ही पावरफुल, जो आप ऑर्गेनाइजेशन कह लो या नेशन कह लो, जिसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, वो जिसकी जो प्रेजेंट जो उसकी जैसे यूएन इज़ ऑल्सो, अगर ईयू इज़ द सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और यूएन यूनाइटेड नेशन भी एक सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? यूनाइटेड नेशन क्या है? उसमें बहुत सी कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज़ उसकी मेंबर हैं। तो ऐसे ही ईयू जो है वो भी एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ही आता है। कहते हैं लेकिन बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उसके कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशंस हैं, और मीन्स कि दीज आर द सम ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स कह सकते हो या लूप होल्स कह सकते हो, कुछ जो चीज़ें जो उसके अगेंस्ट भी हैं, सब कुछ उसके बिहाफ पे नहीं है। तो बहुत सी इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं, उनके फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो वो ऑड हैं। उसके बाद ब्रिटेन के जो टॉनी बेलर वॉज द अमेरिकन पार्टनर थे इराक इन्वेजन में। बहुत सी जो ईयू न्यूअर मेंबर्स हैं वो उनके साथ, यूएस के साथ उन्होंने कोलिजन किया है। जर्मनी, फ्रांस अपोज अमेरिका पॉलिसी में। और बहुत से जो है ईयू इज़ अ सम पार्ट ऑफ यूरोपियन अबाउट द ईयू इंटरनेशनल इंटीग्रेशनल एजेंडा। वो किसी दूसरी कंट्री के साथ उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी वो बनाना चाहते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थ्रेचर, वो यूके, जो कि आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट, वो यूके को मीन्स ब्रिटेन को वो यूके मार्केट से दूर रखना चाहते थे। स्वीडन एंड डेनमार्क जो थे वो भी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो थी उससे रेसिस्ट थे। तो वो जो यूरो था वो उसको अडॉप्ट, यूरो मीन्स जो कॉमन करेंसी थे उसको अडॉप्ट करना नहीं चाहते थे। तो दीज आर द लिमिट्स, हम कह सकते हैं कुछ लिमिट्स भी हैं जो ईयू एक्ट एंड मैटर फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस, ये लिमिट्स हैं जो उसकी कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो उसको लिमिटेशन कह सकते हैं, जो कि उसकी कुछ पॉलिसीज़ के साथ वो एग्री नहीं करती। तो ये था आपका आज का टॉपिक।